हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, जिसे हिंदी में हम रॉलेट अधिनियम कहते हैं। सो बेसिकली आज हम समझेंगे कि ये रॉलेट एक्ट है क्या, इसे क्यों लाया गया था और इसका क्या इफेक्ट इंडिया पे हुआ। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो Rowlatt Act is popularly known as Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1990। यानी कि रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम अनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ यानी कि काला कानून या फिर ब्लैक एक्ट यानी कि काला अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। Rowlatt Act was passed on 18 March 1990 by Empirical Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। यानी कि रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को एम्पेरिकल विधान परिषद से पास किया गया था, भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद। यानी कि भारतीय सदस्यों ने इस रॉलेट एक्ट का, रॉलेट अधिनियम का काफ़ी विरोध किया कि इसे पास न किया जाए। फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एम्पेरिकल विधान परिषद में इसे पास कर दिया। ठीक है। और ये जो एम्पेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये 1861 से लेके 1947 तक हमारे देश की लेजिस्लेचर था। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, जहाँ पे देश के लिए कानून बनते हैं, हम लोगों के लिए कानून बनते हैं। जैसे आजकल हमारे लिए कानून कहाँ बनते हैं, या तो लोकसभा में बनते हैं या फिर राज्यसभा में बनते हैं। ठीक है। सो एम्पेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 18 मार्च 1919 को इस एक्ट को, इस अधिनियम को पास कर दिया गया। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 1917 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक कमेटी बनाती है। ठीक है। और उस कमेटी के हेड होते हैं सिडनी रॉलेट, जो कि एक काफ़ी फेमस जज थे उस टाइम। और इस कमेटी को काम ये दिया जाता है कि वो भारत में हो रहे जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, गतिविधियाँ थी, उनकी जांच की जाए जो सरकार राजद्रोह जैसा दिखती थी। ठीक है। और साथ ही साथ ये कमेटी कुछ ऐसे नियम के बारे में बताए जो सरकार को भारत में लगाने चाहिए, जिससे सरकार के खिलाफ विरोध ना हो, इसके खिलाफ कोई साजिश ना हो। ठीक है। इसी कमेटी ने रॉलेट एक्ट लगाने की सिफारिश की थी, कुछ नियम बताए थे, जिसे बाद में 1919 में रॉलेट एक्ट के नाम से ही सरकार ने पास कर दिया। ठीक है। Rowlatt Act gave the government enormous power to repress the political activities and allow the detention of the political prisoners without trial for 2 years। यानी कि रॉलेट एक्ट ने सरकार को काफ़ी ज़्यादा पावर दी, शक्ति दी कि वो भारत में होने वाली जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो उन्हें रोक सके। क्योंकि ये साल 1919 का था जब प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारतीयों पे काफ़ी टैक्स लगा दिया। ठीक है। टैक्स लगा दिया, यहाँ पर चीज़ें महंगी होने लगी और किसानों का खेती करना बहुत मुश्किल हो गया। धीरे धीरे यहाँ के जो लोग थे और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सरकार का विरोध कर रही थी। इस रॉलेट एक्ट ने सरकार को काफ़ी पावर दी कि वो इन उठने वाली आवाज़ों को दबा सके। साथ ही रॉलेट एक्ट ने सरकार को ये पावर दी कि बिना किसी ट्रायल के किसी भी राजनीतिक कैदी को 2 साल के लिए जेल में आप रख सकते हैं। ठीक है। सिंपल वर्ड में समझें तो इस रॉलेट एक्ट ने पावर दिया कि अगर किसी भी लीडर को अरेस्ट किया जाता है तो 2 साल के लिए उसके मुकदमे पे कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि जब भी कोई लीडर या फिर जब भी कोई आम आदमी भी गिरफ्तार होता है तो उसके केस की, मुकदमे की सुनवाई होती है जज के सामने, जहाँ पर ये साबित होता है कि वो गुनहगार है या नहीं, उसे जेल में रखना चाहिए या नहीं। लेकिन इस रॉलेट एक्ट ने ऐसा सिस्टम ला दिया कि अगर कोई व्यक्ति एक बार जेल में चला गया तो 2 साल के लिए उसके मुकदमे पे कोई सुनवाई नहीं होगी, यानी कि 2 साल के लिए उसे जेल में रहना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इस रॉलेट एक्ट में ऐसा भी सिस्टम था कि पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि बेसिकली अब किसी को गिरफ्तार करना हो तो पुलिस को वारंट दिखाना पड़ता है कि आप पे ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन इस रॉलेट एक्ट ने पुलिस को ये पावर भी दी कि वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी वारंट के किसी को भी उठा के ले जा सकते हैं और 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। ठीक है। रॉलेट एक्ट वाज रिपील्ड इन मार्च 1922 बाय द गवर्नमेंट। यानी कि आखिरकार 1919 में लाए गए इस रॉलेट एक्ट को 3 साल बाद 1922 में सरकार वापस ले लेती है। रॉलेट एक्ट के साथ साथ सरकार और 22 ऐसे एक्ट्स, अधिनियम को वापस लेती है जिसका विरोध उस टाइम लोगों ने किया था। ठीक है।
फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द मोटिव ऑफ द रॉलेट एक्ट। हमने ये समझ लिया कि ये रॉलेट एक्ट कब आया, इसमें क्या क्या सरकार को फ़ायदा हुआ, लेकिन इसे लाया क्यों गया था। ठीक, सो रॉलेट एक्ट वाज पास टू कंट्रोल द पब्लिक अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि 1919 तक धीरे धीरे लोग अपनी कठिनाइयों को लेकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे, और जो राजनीतिक पार्टियां थीं वो सरकार से इस बात के लिए जवाब मांगने लगी। सो ब्रिटिश सरकार ने इन सब आवाज़ों को दबाने के लिए और जो उतनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी भारत में, उसे रोकने के लिए इस रॉलेट एक्ट को लाने का प्रस्ताव रखा और इसे पारित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द रॉलेट एक्ट। यानी कि इस रॉलेट अधिनियम के पारित होने के बाद, पास होने के बाद इस एक्ट के आखिर असर क्या हुआ भारत में, उसके बारे में। सो गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट ए नॉन वायलेंट हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। यानी कि गांधी जी ने यह फैसला किया कि वो एक अहिंसक हड़ताल शुरू करेंगे 6 अप्रैल 1919 को इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इस एक्ट के जरिए कैसे सरकार किसी भी लीडर को, किसी भी व्यक्ति को जेल में 2 साल के लिए डाल देती थी। सो गांधी जी ने यह तय किया कि वो इसका विरोध करने के लिए एक हड़ताल शुरू करेंगे, और ये हड़ताल जो होगा वो अहिंसक होगा, इसमें कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन ये जो हड़ताल की डेट थी वो 6 अप्रैल थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस हड़ताल को शुरू करने वाले खुद महात्मा गांधी थे। इसीलिए इस हड़ताल के शुरू होते ही सरकार ने इन्हें बॉम्बे में ही रोक दिया, इन्हें दिल्ली नहीं आने दिया। ठीक है, इनके दिल्ली आने पर सरकार ने बैन लगा दिया और कहा कि ये दिल्ली नहीं आ सकते। इसीलिए गांधी जी ने बॉम्बे से ही इस हड़ताल को ज्वाइन किया, वहां से शुरू किया। So rallies were organized in various cities, workers went on strike and shops closed down। यानी कि हड़ताल के शुरू होते ही अलग अलग शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया, और जो मजदूर थे उन्होंने भी फैक्ट्री में जाने का मना कर दिया, वो हड़ताल पे चले गए, और जितनी भी दुकानें थीं उन्हें भी ताला लगा दिया गया। यानी कि एक बड़े स्केल पे इस हड़ताल का आयोजन किया गया अलग अलग शहरों में, और ब्रिटिश सरकार ने इन रैलियों को, इन हड़ताल को रोकने की बहुत कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने अपने पावर का, पुलिस का इस्तेमाल किया। जो लोग भी इन रैलियों में जाते, हड़ताल में जाते, उन्हें पुलिस ने काफ़ी पीटा घसीटा। ठीक है, काफ़ियों को जेल भी हो गई। पुलिस और लोगों के बीच झड़प की वजह से जो सबसे ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी वो था अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात का इलाका। दूसरा था अमृतसर, जब पंजाब का इलाका, और फिर लाहौर। ये जो तो 3 इलाके थे, यहाँ पे सिचुएशन सबसे ज़्यादा खराब थी। ठीक है, बाद में अमृतसर में ही सिचुएशन को सिर्फ कंट्रोल करने के नाम पे, हमें पता है कि कैसे जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने खुले लोगों पर गोलियां चला दी, जहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जालियांवाला बाग पे एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी स्टोरी कवर की गई है। ठीक है, लीडर्स लाइक मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक एंड मोहम्मद अली जिन्ना रिजाइड फ्रॉम एम्पेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि मैंने ऊपर ही बताया था कि जब रॉलेट एक्ट पास किया जा रहा था तो जितने भी भारतीय सदस्य थे उस वक्त, उन्होंने इसका पूरा विरोध किया, लेकिन सरकार ने अपने बहुमत का उपयोग करते हुए इस बिल को पास कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ये बिल पास हो गया, जब लोगों को समझ आ गया कि कितना ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए, इसलिए मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक और मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो उस वक्त मुस्लिम लीग से थे, उन्होंने एम्पेरिकल विधान परिषद से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, सो ये है पूरी स्टोरी रॉलेट एक्ट की। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के हेल्प से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कमेंट में उन टॉपिक्स का नाम लिखना ना भूलें जिन पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं।